जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो हम यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट के जो 70 क्वेश्चन रह गए थे अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने एक साथ दे दिया था लेवल 2 के साथ में, और लेवल 1 के जो आप दोनों के जो सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं एक साथ करवाता आया हूँ। जो आप रेगुलर अगर मुझे देख रहे हो, वीडियो मेरे देख रहे हो, तो आपको पता ही है कि 80 क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं, वो हम अलग से करवा देते हैं, जो मैंने करवा दिया और आपने देख भी लिया होगा। तो अभी हम 80 के बाद वाले जो 70 क्वेश्चन है वो करने वाले, जिसमें गणित के क्वेश्चन भी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। मैंने इतने सारे आपको पेपर दिए हैं, जितने भी कलाम एकेडमी ने पेपर लिए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको पेपर उपलब्ध करवाए हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है। आपने अभी तक नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आपके पास सबसे पहले है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं पीडीएफ है वो डाल दूंगा और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा एवं बाट नहरें निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा एवं बाट नहरें हैं वो निकलती है? तो बता दो फटाफट से कहाँ से निकलती हैं। पिछोला, राजसमंद, फतेह सागर और जयसमंद। तो कहाँ से निकलेगी? जयसमंद से निकलेगी। अब देखो एक दो कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर क्वेश्चन गलत है। तो देखो क्वेश्चन गलत है तो हमारा सोर्स क्या है? जो कोचिंग करवा रही है वो मैं करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आप सभी को ये चाहिए होते हैं तो मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। तो आप भी ये चीज़ें समझा करो। तो राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा एवं बाट नहरें निकलती है? तो जयसमंद झील से। उसके बाद में देखो, मैं इस पेपर में ज़्यादा समय आपके लिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, तो फटाफट से मैं करवा देता हूँ, आपके ये क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है? तो मांगली नदी पर जो जलप्रपात स्थित है वो देख लीजिए। अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे, तो कौन सा सही हो जाएगा? भीमलत जलप्रपात है वो मांगली नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र घेरते हैं, वो हमसे पूछा है। तो 83 नंबर में क्या सही हो जाएगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। 4 के 4 ये सही है। किस जनजाति के मुखिया को सहलोत कहते हैं? तो सहलोत है वो कौन सी जनजाति के मुखिया को कहते हैं? तो फटाफट बता दो किसको कहते हैं? ग्रासिया को कहते हैं। राजस्थान में शांति अहिंसा निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में शांति अहिंसा निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन है वो कहाँ पर करवाया गया? तो त्यूरी, जोधपुर के अंदर करवाया गया। राज्य में किस आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्विक्स कैंसर का टीका फ्री लगाया जाएगा? तो राज्य में किस आयु वर्ग की जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको सर्विक्स कैंसर का जो टीका है वो फ्री में लगाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो कौन से आयु वर्ग की बालिकाएं? 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको ये टीका फ्री में लगने वाला है। उसके बाद में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य एवं SC/ST वेट श्रेणियों में राजस्थान को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो बताओ ऐसा कौन सा अवार्ड है नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य के रूप में जो अवार्ड मिला राजस्थान को, वो कौन सा मिला है? 87 नंबर में तो गोल्ड अवार्ड मिला है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि है वो दी जाती है, ये हमसे पूछा है। 88 नंबर में 7.5 लाख रुपए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपने अभी तक अगर पहले वाले पेपर नहीं देखे हैं तो आपको इसी प्लेलिस्ट में सारे पेपर आपके मिल जाएंगे, अच्छे से मैंने करवाया है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हमसे पूछा है, तो 89 में कौन सा सही हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन हमें बताना है 90 में कि सिरोही में स्थित वसंतगढ़ का प्राचीन नाम वटपुर था। सिरोही में स्थित वसंतगढ़ का नाम वटपुर था। यहाँ शेमकणी देवी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ महाराणा सांगा ने बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और यहाँ प्राचीन ब्रह्मा मंदिर स्थित है। तो बताओ सिरोही के बारे में हमें बता रखा है, में स्थित वसंतगढ़ है उसके बारे में हमें बता रखा है कि वसंतगढ़ का नाम तो वटपुर था। छेमकणी जो माता है उनका मंदिर है यहाँ। महाराणा सांगा ने यहाँ वसंतगढ़ दुर्ग निर्माण करवाया और यहाँ पर प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है। तो बताओ इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो 90 नंबर में कौन सा गलत हो जाएगा कि यहाँ पर बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा सांगा ने नहीं करवाया। राज्य में PCP/NDT एक्ट को प्रभावी बनाते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु कौन सा पोर्टल चलाया जा रहा है? राज्य में PCP/NDT एक्ट को प्रभावी बनाते हुए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कौन सा पोर्टल है वो चलाया जा रहा है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा? इंपैक्ट पोर्टल चलाया जा रहा है। ये याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। असुमेलित की पहचान कीजिए। इंस्टीट्यूटमेंट लिमिटेड, यही नाम है कि हाँ, इंस्टीट्यूटमेंट लिमिटेड जहाँ कहाँ पे? कोटा में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। और हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स जयपुर में। क्या बताओ इसमें से सही कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है 92 नंबर में।
तो देखो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है वो कोटा में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है, लेकिन हिंदुस्तान मशीन टूल्स वो जयपुर में स्थित नहीं है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, ये बता दो। किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। राजस्थान में पुलिस प्रशासन के मुखिया का पद नाम है, राजस्थान में पुलिस प्रशासन के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा है। तो किस नाम से? पुलिस महानिदेशक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ज्वालामुखी में राख, ज्वाला, जलवाष्प, गैस, लावा व बम आदि पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। हुंडरू व जोंग जलप्रपात पठारी क्षेत्र में है। यांग से नदी चीन में बहती है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक से देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को निक्षेपण एवं नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। तो देखो ज्वालामुखी में से राख, जलवाष्प, गैस, लावा और बम आदि पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। क्या सही है? क्या बिल्कुल सही होते हैं। हुंडरू और जोंग जो जलप्रपात वह वो पठारी क्षेत्र में, ये भी सही है। यांगते से नदी चीन में बहती है, ये भी सही है। लेकिन लास्ट में 95 नंबर में जो बचा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को और संबंधित रियासत से क्या करना है? सम्मिलित करना है हमें। ऑप्शन हमें दे रखे ये देख लो। कितना नंबर क्वेश्चन है? 96 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो जयनारायण व्यास का संबंध सबको पता है कहां से है, कौन सी रियासत से है? तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। तो जयनारायण व्यास का संबंध है जोधपुर रियासत से। गोकुलाल असावा, गोकुलाल असावा ये भी मेरे ख्याल से आ जाएगा। गोकुलाल असावा है वो कहां से? शाहपुरा से। नाम ऐसे ही लग रहा है ना। हीरालाल शास्त्री कहां से? जयपुर से। और बलवंत सिंह मेहता कहां से? उदयपुर से। ये लोग सुमेलित हो गए। क्या सुमेलित हुआ कि 3, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करें वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी है। वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी है, कितनी हो जाएगी ये बता दो। 97 नंबर क्वेश्चन में तो कितनी हो जाएगी? बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11.96 लाख करोड़। अब देखो सुबह जो वीडियो मैंने डाला था लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, तो किसी का मैंने कमेंट देखा था तो उसमें बता रखा था कि सर ये ब्लैक का रखें। तो बताओ इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि पेपर जो आप में से जो स्टूडेंट दे के आते हैं उनसे हम पेपर लेके पीडीएफ बना के उसके बाद में आपको पेपर दे देते हैं। अब किसी बच्चे ने सही किया है तो अब उसको गलत थोड़ी ना कर सकते हैं। तो हम मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा इसको क्या कर दे, मिटा दें, लेकिन पूरा पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं पूरा मिटा दूं जो उसने किया। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखा करो। थोड़ा दुख भी होता है कि हम सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं और उसके बाद में भी नेगेटिव कमेंट भी देखने को मिलते हैं इन चीज़ों में भी। निम्न में से किस गांव का संबंध संत हरिदास जी से है? किस गांव का संबंध है वो संत हरिदास जी से? 98 नंबर क्वेश्चन में। तो कहाँ से हरिदास जी का संबंध है बता दो। कापोड़ से है वो हरिदास जी का संबंध है। हमेल, चपकनी, सरी आदि आभूषण पहने जाते हैं। हमेल, चपकनी और सरी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहने जाते हैं? खासतौर पर जो बालिकाएं हैं वो सभी उत्तर देने की कृपा करें, क्योंकि आभूषणों का तो पता होना चाहिए। पता है क्योंकि आभूषण ऐसे ऐसे आते हैं जो हमारे देखे हुए भी नहीं होते, ना सुने हुए नाम होते हैं। तो हमेल, चपकनी, सरी मैंने कभी नहीं सुने ऐसे नाम, मैंने ना देखे हैं ऐसे। तो हमेल, चपकनी और सरी आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं? तो कहाँ पे पहने जाएंगे? गले व वक्स पे पहने जाएंगे। हमेल तो हमारे महल कहते थे जो पहले पुराने ज़माने में, अब भी पहनते हैं लेकिन अभी चला क्या है पुराना हो गया है क्योंकि टाइम के हिसाब से। लेकिन चपकनी और सरी मैंने नहीं सुना। सरी हम मान लेते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं सुना। नाहरगढ़ दुर्ग में पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहरगढ़ दुर्ग में पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने? सवाई माधो सिंह ने करवाया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस स्थल का उल्लेख किया है? तो चीनी यात्री युआन च्वांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन से स्थान का उल्लेख किया है? तो बता दो किसका उल्लेख किया है? 101 में। तो किसका? बेराट का। किस चौहान शासक ने तोमारों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया? ऐसा कौन से चौहान शासक है जिसने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो जयपुर में आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे का गठन किया जयपुर रियासत में। यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 5 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें रोस्टर के अनुसार आरटीई निःशुल्क प्रवेश कितने होंगे? तो कोई भी प्राइवेट विद्यालय उसमें कितने एडमिशन, केवल 5 ही एडमिशन किए जाने हैं। तो उसमें रोस्टर के तहत जो निःशुल्क एडमिशन होंगे वो कितने होंगे इसमें से वो हमें बताना है। तो कितने हो जाएंगे? 104 में 2 एडमिशन बन जाएंगे।
एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आउट करने की सूचना कौन जारी करता है? एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आउट करने की सूचना है वो कौन जारी करता है? 105 में हमसे पूछा है, तो कौन जारी करेगा? सदस्य सचिव जारी करेगा। मिशन बुनियादी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन बताना है। मिशन बुनियादी के संबंध में असत्य। यह कार्यक्रम वर्ष 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 जिलों से प्रारंभ किया गया। सितंबर 2022 को इसे पूरे राजस्थान में लागू किया गया। इसका उद्देश्य जेंडर गैप को कम करना तथा विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता बढ़ाना है और यह एक पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है। तो बताओ मिशन बुनियाद के बारे में इनमें से गलत कौन सा है? तो 1 नंबर ही इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुशंसा नहीं की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्या अनुशंसा है वो नहीं की गई, ये हमसे पूछा है। तो देखो स्कूल कॉम्प्लेक्स की गई है, स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाए जाएंगे, स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यानयन फ्रेमवर्क भी, ये भी सही है, लेकिन एजुकेशन थ्रस्ट सेक्टर है वो इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय का आंकलन किया जाता है। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय का आंकलन किया जाता है। किस आधार पर किया जाएगा? 108 में। सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर कुल खर्च बटा में इन विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बालकों की संख्या से। सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्च बटा इन विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बालकों की संख्या पर। सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर अनावर्ती खर्च बटा इन विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में मनोनीत बालकों की संख्या पर। और सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आय तथा व्यय बटा में इन विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बालकों की संख्या। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आकलन किस आधार पर किया जाएगा? कि सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्च बटा इन विद्यालयों में शिक्षा में नामांकित बालकों की संख्या पर। आरटीई अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पूंजी तथा आवर्ती खर्च आकलन कौन करता है? आरटीई अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पूंजी तथा आवर्ती खर्च का आकलन कौन करेगा? 109 में क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि नहीं है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि इसमें से कौन सी नहीं है? तो विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन, राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट, पुस्तक मेलों का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि कौन सी नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। निम्न में कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? तो अवतल दर्पण का जो उपयोग नहीं है वो बताना है। तो सेविंग दर्पण में, सौर भट्टियों में, गाड़ियों की हेडलाइटों में और मोटर कार के पार्श्व दर्पणों में। तो बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा जिसमें अवतल दर्पण का प्रयोग ना होता हो? तो मोटर कारों की जो पार्श्व दर्पण है उनमें इस अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका केवल हेडलाइटों में, सेविंग ब्रश में और सेविंग दर्पण में और सौर भट्टियों में। डी ड्यूब ने किसकी खोज की थी? ड्यूब ने किसकी खोज है वो की थी, ये हमसे पूछा है। तो किसकी? लाइसोसोम की खोज की थी। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन, अमीबा का द्विखंडन द्वारा जनन, प्लाज्मोडियम का बहुविभजन द्वारा जनन और राइजोप्स का पुनरुद्भवन द्वारा जनन। तो बताओ इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है 114 में? तो कौन सा नहीं है? 4 नंबर डी ऑप्शन। फोटोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग असत्य है? क्रोमेटोग्राफी के बारे में कौन सा अनुप्रयोग सत्य नहीं है? तो 115 में देखो, डाई में रंगों को पृथक करने में काम आता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। तो क्रोमेटोग्राफी के संदर्भ में असत्य इसमें से कौन सा है? तो 3 नंबर वाला इसमें गलत है कि समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसमें लिखा है किया जाता है। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन आता है कि एक गोले का व्यास जो है 0.7 सेंटीमीटर और एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। कितने गोले हैं? 3000 गोले हैं। तो ये लो 3000 गोले हो गए, 4/3। पाई का मान क्या रखना है? 22/7 रखना है। आर का मान क्या है? 0.7 व्यास दे रखा है यहाँ पे। तो आर कितनी हो जाएगी? 0.7/2। पॉइंट हटा दूं क्या मैं इसको? 7/20 कर दूं क्या? तिरछा कर देते हैं। तो 7 में वैसे करो तो आप 20 भी कर लो ना, ये लो 7/20, 7/20। अब ये 3 0 से 3 0 ये काट दो 3000 वाली,
7 से 7 काट दो, इस 2 से 4 को काटोगे 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटोगे 11 11 बार और इस 3 से 3 काट दो, बचा क्या है 7 इंटू 7 इंटू 11, ये तीन ही चीज़ इसमें बची है। और आप गुणा करोगे 49 को किससे गुणा करोगे, 49 को किससे गुणा करोगे 11 से गुणा करोगे, तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 539 आ जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा अपना उत्तर, तो कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन। एक वर्ग की लंबाई 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्र में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या है। तो जब कोई भी वर्ग की जो भुजा है उसमें 1% की हम गलती कहते हैं, चाहे कमी मान लो चाहे आप ज़्यादा मान लो कि भुजा ज़्यादा लिख ली या कम लिख ली, बात तो फर्क, ये बात तो एक ही है ना, जो कमी या वृद्धि होगी वो तो बराबर ही होगी ना। इसने पूछा भी तो यही है कि चाहे कम हो चाहे ज़्यादा होगा कितना वो बता दो मैं। तो जब बताओ वर्ग की एक भुजा को हम 1% बढ़ा देंगे तो दूसरी भी क्या बढ़ जाएगी, 1% बढ़ जाएगी। माइनस आ गया चिन्ह, आपको पता है a+b/100, तो ये लो 1 इंटू में 1/100, तो 1 और 1 2 हो गए, माइनस में 0.01, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 2 ही लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो लगभग में हमसे पूछा है तो 2% की क्या हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है। यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि 3 गुनी कितनी होगी। बताओ, एक है, 1 से 2 होने में कितना समय लिया है इसने, 12 साल का समय लिया है। तो बताओ इस ये 2 गुनी तो होगी, ये कह रहा 3 गुनी, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी आगे 3 गुनी। तो बताओ एक तो यहाँ बढ़ गई, एक यहाँ और बढ़ गई, तो कितना समय और लगेगा, साधारण ब्याज ही तो है, बराबर ही तो लगेगा, 12 साल और लग जाएंगे, तो समय कितना हो गया 24 साल, ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में ये तो सीधा ही है ना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर सहचर्य नियम लागू होता है। नियम तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, अब इनको तो मैं क्या समझाऊं। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर सहचर्य नियम लागू होता है, बिल्कुल होता है लागू, सही बात है। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर क्रम विनिमय लागू होता है, ये भी लागू होता है, बिल्कुल सही है। योग हो गुणन हो दोनों ही संक्रियाओं पर क्या होगा, क्रम तो विनिमय लागू होता है। पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन में विवरण लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वितरण लागू होगा, तो ये भी सही है। पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अव्यय है, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तो y अनुपात z 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करो। अभी ये बताओ, ये इधर y है, इस y के बराबर ही ये वाला मान नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे भी तो मैं y मान सकता हूँ ना। y का मान कितना बताया इसने 3 और z का मान कितना बताया 7, तो बताओ एक सरल रेखा पर एक तरफ कोण कितने बनते हैं 180, तो 3 और 7 कितने हो गए 10, मान कितना 180, एक का मान 18, तो बताओ y का मान तो 3 है, एक का मान 18 है, तो y कोण कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ, तो y 54 है तो इस x के ऊपर वाला कोण भी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा कि नहीं, इतना तो पता है ना संगत कोण वाला नियम। तो बताओ ये एक रेखा हो गई और इस तरफ एक दूसरा मैं पहले के बता देता हूं आपको थोड़ा, ये एक रेखा हो गई और इस तरफ एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो बताओ इन दोनों कोणों का योग 180 होगा या नहीं। एक कोण तो हमने याद कर लिया 54 है, तो बताओ x प्लस में 54 बराबर 180, x बराबर में 180 माइनस में 54, ये लो उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये बात होगी इस क्वेश्चन की। निम्न में से मॉरिसन इकाई की योजना का पद नहीं है, निम्न में से मॉरिसन की इकाई योजना का पद जो नहीं है वो हमसे पूछा है 121 में, कौन सा नहीं है, प्रस्तावना है, वो मॉरिसन इकाई योजना का पद नहीं है। प्रयोगशाला विधि का दोष कौन सा है, प्रयोगशाला विधि का दोष अधिगम अस्थायी होता है, श्रम को महत्व देता है, सहयोग की भावना विकसित नहीं होती, और इनमें से कोई नहीं, तो प्रयोगशाला विधि का ये कोई भी दोष इसमें से नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 में देख लेते हैं कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है, तो कौन सा उपयोग है, शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना और शिक्षण कौशल का विकास करना। तो दृश्य और श्रव्य जो सहायक सामग्री है इन सब दोनों का काम है, ये तीनों का तीनों, तो उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण अध्यापन के दौरान बच्चों को नागौर जिले की सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में बता रहा है, उसके लिए सबसे अधिक प्रभावी सामग्री है। तो कोई भी सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है जो क्या बता रहा है, नागौर जिले से लगने वाली सीमाओं के बारे में बता रहा है, जो जिन जिलों की सीमाएं लगती है उनके बारे में बता रहा है, तो इसके लिए सबसे अधिक प्रभावी सामग्री है वो कौन सी हो सकती है, तो कौन सी, मानचित्र है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालें कि शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है। छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालें, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है। तो बताओ 125 में क्या हो जाएगा, निर्मितवाद उपागम की विशेषता है। विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है। विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है 126 में, तो किसके, कोलर के।
सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौतिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौतिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई? तो जेम्स हेमिंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई। मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है, तो मूल्यांकन के सोपानों का जो सही क्रम है वो हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखो उद्देश्यों का चयन तो आ जाएगा 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें मूल्यांकन विधियों का चयन हो जाएगा 2 नंबर पे। परमाणुओं की संख्या यानी परिस्थितियों की पहचान हो जाएगा 3 नंबर पे। उसके बाद में मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण क्या हो जाएगा? 4 पे। और परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? लास्ट में 5 नंबर पे। तो 2 इसमें क्या आ जाएगा? देखो 1 नंबर पे आ जाएगा 2 नंबर वाला, तो इसमें देख लो ऑप्शन बन जाएंगे 2, 3, 1 और 5 और 4। ये जो ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच है वो आंतरिक जांच क्या 129 में सभी पक्षों का मूल्यांकन है वो करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों होती है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत सभी के लिए होती है। सर्वाधिक अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? सर्वाधिक अनुमान की जो संभावना है वो कौन से प्रकार के प्रश्नों में होती है? तो एकांतर अनुक्रिया वाले प्रश्न होते हैं उनमें। निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। यह उक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की? निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। उक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो 132 में क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो के द्वारा। उसके बाद में प्रश्न आता है 133 नंबर ना, हाँ 133 नंबर। वी हैव वार्नड यू, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, तो इसमें 1 नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यू हैव बीन वार्न, ये 1 नंबर। मैन इज मोचल ए एन एक्स और द, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा 134 में? तो इसमें आ जाएगा कोई नहीं आएगा इसमें। आइदर ए कैट और डॉग डॉट डॉट हेयर, तो इसमें ऑप्शन के बीच में क्या आ जाएगा 135 में? तो देखो इसमें हैज बीन आर और वर, तो इसमें तो देखो 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 1 और 2। द बॉय टर्न्ड ए डियर ईयर टू द प्लीडिंग ऑफ ऑल दिस वेल विशर्स, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 136 में? तो 136 में हो जाएगा 4 नंबर, डिड नॉट पे एनी अटेंशन। A person who is unable to pay his debates, a person who is unable to pay his debates, तो बताओ इसमें 137 में क्या बन जाएगा? इंसॉल्वेंट। ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हमारी इंग्लिश काफ़ी ख़राब है, देखो साइंस मैथ के स्टूडेंट रहे हैं तो इन चीज़ों से वास्ता रहा नहीं है। जीके तो तैयार हो गया लेकिन इंग्लिश अभी तक है हमारी ऐसे ही चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 138 में? तो 138 में देखो इसमें फिर 2 ऑप्शन एक साथ एक जैसे दे रखे हैं, तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों के दोनों इसमें क्या है? सही है। उसके बाद में हम बात करें 139 नंबर क्वेश्चन की। पिक द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज इन CLT, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 139 में? तो 139 में हो जाएगा एरर आर करेक्टेड इमीडिएटली बाई, ये हो जाएगा नहीं ऊपर वाला, एरर आर टॉलरेट ओनली टू बी करेक्टेड लेटर, 2 नंबर वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 140 में? तो 140 में सही हो जाएगा कि pronunciations इज वर्कड आउट द एंड ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, तो ये हो जाएगा इसमें सही। लेटेस्ट स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन आउटलाइन बाई द CBSE नेमली, तो बताओ 141 में क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन है वो 2 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो गलत संधि विच्छेद कौन से में है? देखो तो ये 3 नंबर जो है ये इसमें हो जाएगा। वर्षतु जो है ना, वर्ष प्लस ऋतु, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। पहले वाले पेपर नहीं देखे तो अभी तक जरूर जाके देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है 143 में? तो 1 नंबर वाला प्राथमिक। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? जिजीविया विसा है वो, ये सही हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास कौन से में नहीं है? तो विषधर में तत्पुरुष समास है वो नहीं है।
कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक है। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है 146 में? तो किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयां आती ही रहती है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण विधि नहीं है, तो रचना शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? भाषा संसर्ग विधि। उसके बाद में हम बात करें, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता? अनौपचारिक आकलन की जो विशेषता नहीं दर्शाता वो हमें बताना है। तो 149 में क्या सही हो जाएगा? विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना ही इसमें सही हो जाएगा। गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण किस उपागम के अंतर्गत आता है? तो कौन से उपागम के? पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत आता है। तो लेवल 1 के जितने भी कलाम अकेडमी ने पेपर कराए हैं 1 से लेकर आज तक सारे के सारे मैंने करवा दिए। आपने नहीं देखे हैं तो आपको इसी प्ले लिस्ट में है वो मिल जाएंगे। 80 क्वेश्चन आपको दोनों के साथ में दिए हुए हैं और लेवल 1 के जो 70 अलग क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अलग से वीडियो दिया है। तो सभी देख लें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। PDF आपको ग्रुप में जरूर मिल जाएगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर लें। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।